गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो साथियों हम देख रहे थे आरबीएस क्लास 12 हिंदी लिटरेचर। ओके, इसके अंदर आज हम देखेंगे अध्याय 11। ओके, कल हमने अध्याय 10 हमने कल कंप्लीट कर लिया है और आज देखेंगे अध्याय 10वां। ओके, तो हमारे लिटरेचर यानी कि लिटरेचर साहित्य होता है। ओके, साहित्य अंतरा की किताब देखेंगे तो इसका जो हमारा गद्य वाला पार्ट था वो तो हमने पद्य वाला कंप्लीट कर लिया, गद्य वाले देख रहे थे। अध्याय 11 का नाम है सुमिरन के मन के। क्या नाम है? सुमिरनी के मन की। इसको एक बार देख लेना कि सही है गलत होगा तो मुझे बता देना। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। पार्ट नंबर पहला है। ओके, शाम को 8 बजे आपको क्लासें मिलती रहती है रोजाना। ओके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखना है। ओके, क्योंकि वहां पर आपको मैं रोजाना पीडीएफ दूंगा और कंटिन्यू आपको 11 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे साथ में। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी कि एग्जाम स्टडी से उसको शुरू कर दे। कहने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दे, क्योंकि हर क्लास आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी रोजाना। ओके साथी, मेरा नाम आशीष मीणा है। ओके, आशीष मीणा है। आप भी अपना नाम कमेंट में करके बताइए आपका क्या नाम है। ओके साथी, तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है। आज इस क्लास में देंगे 1 अंक वाले 3 अंक वाले क्वेश्चन। ओके, 1 अंक वाले 3 अंक वाले क्वेश्चन इस क्लास में 5 अंक वाले कल देखेंगे साथ में। तो शुरू करते हैं। देखो साथी, पहला क्वेश्चन है कि पिता को बालक से क्या उम्मीद थी? क्या है कि पिताजी से उसको उसके जो बेटा था उससे क्या उम्मीद थी? सबको अपने पिताजी होते हैं, अपने बालक से कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। अब आपके पिताजी को आपसे उम्मीद नहीं कि मेरा बच्चा 12वीं क्लास में 90+ बना के जाएगा। तो 90+ बनाने आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उत्तरों के सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद जब माँ से नेकुश होकर बच्चे से पूछा कि इनाम में क्या चाहिए। ओके, जब वो जो माँ से था उन्होंने बच्चे से पूछा था कि बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। प्रश्न के उत्तर देने के बाद जो माँ से उनसे पूछने के बाद पूछा कि आपको इनाम में क्या चाहिए, तो पिता को ये उम्मीद थी कि बालक वो पुस्तक मांगेगा। जो उसके पिताजी थे तो उसको उम्मीद थी क्या उसका बेटा क्या मांगेगा, एक पुस्तक मांगेगा। लेकिन पुस्तक न मांगर उन्होंने क्या मांगे? लड्डू मांगा था साथी। क्या मांगा था? लड्डू मांगा था, खाने वाला लड्डू। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि बालक के मनोभाव के बारे में बताइए। उसका मनोभाव का अपने मन के जो भाव उसके बारे में आपको बताना है। बालक खड़ा होकर सभी प्रश्नों के जवाब दे रहा था। क्या है? बालक खड़ा हो गया और सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी करके दे रहा था। उनको उसको सभी जवाब उसके पिताजी और अध्यापकों ने रटवा दिए थे। जो जो बालक थे उसके जो प्रश्न थे उसको अपने पिताजी और जो अध्यापक थे उसके तो उसने सारे प्रश्न रटवा दिए थे, अच्छे तरीके से याद करवा दिया था। बालक रो क्या है? बालक रोबोट की तरह उसके दिमाग में डाली गई बात को जवाब के तौर पर कर रहा था। यानी कि जो बालक था, जिसे रोबोट होता है, उसके दिमाग में सारी चीजें थी, कोई भी प्रश्न पूछते हैं वो फटाफट दे देते हैं। उसी प्रकार से जो बच्चा था वो भी रोबोट की तरह सारे प्रश्नों के जवाब दे रहा था। ओके, मगर जो बात वह कर रहा था उसको उस बात का कोई भी स्पष्टता मालूम है नहीं था। ये जो प्रश्न कुछ और पूछ रहे थे, जवाब कुछ और दे रहा था। और जो जवाब दे रहा था उस बात का भी उस बालक को कुछ स्पष्टता यानी कि पूर्ण रूप से कुछ मालूम है नहीं था। बस वह प्रश्न पूछे जा रहे थे, जो उनको रटवा दिया गया था वो सारे उत्तर देते जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वयंवर क्या होता है? ये स्वयंवर होता है अपने लिए वर तो क्या होता है? लड़के को अपने लिए लड़की और लड़की को अपने लिए लड़के को स्वयं चुनने के लिए स्वयं को आयोजन किए जाने को स्वयंवर कहते हैं। जैसे लड़का होता है तो उसके उसके लिए जो लड़की होती है शादी के लिए स्वयंवर। ओके, लड़के के लिए खुद को लड़की चुननी होती है और लड़की को खुद के लिए अपना वर यानी कि अपना दूल्हा चुनना होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वयंवर। अपने खुद के लिए दूल्हा या दुल्हन ढूंढना ही स्वयंवर कहलाता है। इसमें उसे समझिए कि प्रथा अनुसार खेल के विजयी होने पर सवाल के जवाब देने और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक दूसरे शादी की जाती थी और लड़के या लड़की का चुनाव होता था। यानी कि बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे, बहुत सारे खेल हुआ करते थे, तो उन सारे के जवाब देकर खेल खिला करे और दोनों को आपस में पूछा चाची करके उनको चुनाव हुआ करते थे। उसके बाद वो एक दूसरे की शादी करके विदा कर दिया जाता था। इस प्रकार से अगला चौथा क्वेश्चन है कि बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में स्वयंवर के संबंध में क्या घटना वर्णित है? तो बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु स्वयंवर के संबंध में यह घटना वर्णित है जिसमें व्यक्तियों के सामने 3 मल पेटियां हैं। एक सोने की है, एक चांदी की और एक लोहे की है। ओके, तो ये उनके जो समय था उनके समय एक घटना वर्णित की गई, यानी कि उसके एक जो घटना हुई थी वो घटित थी साथियों। तो 3 पेटियां रखी गई, एक तो सोने की थी, एक चांदी की थी और एक लोहे की थी साथी। क्लियर हुआ?
स्वयंवर के लिए थी, वो स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि एक को चुन ले। ओके, अकड़बाज क्या है, एक जो 3 पेटे थे उनमें से कहा गया कि एक पेटी को चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता, कौन अकड़बाज था, वो किसी सोने की पेटी उसको चुनता और उल्टे पैर लौटता है, कि उसको कुछ भी नहीं मिलता, लौटता है। लोभी चांदी की पिटरी चुनता है, जो लोभी होता है वो चांदी की पिटारी होती है उसको चुनता है, वह भी वापस आ जाता है बिना किसी खाली बिना किसी की चीज के, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। सच्चा प्रेमी लोहे को चुनता है और युवती उसकी हो जाती है। जो सच्चा प्रेमी आशिक होता है, कहते हैं ना कि जो प्यार किया तो डरना क्या, उसी प्रकार से वो सच्चा प्यार किया था, तो उसने एक लोहे की पेटी को चुन ली, तो उसको उसको प्रेम मिल गया और उसकी लड़की, वो युवती थी लड़की, उसको शादी कर दी गई शादी में। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन है कि पत्थर पूजे, क्या पत्ते, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूज पहाड़, इससे तो चक्की बली पिसकाए संसार। कवि के द्वारा इसका आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो कवि का इस दोहे में बताया गया है कि कबीर के दोहे का भावार्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं। क्या है, जो पत्थर की मूर्ति है उसको पूजते हैं लोग बाग, तो उससे पूजने से भगवान मिल जाते हैं। तो मैं तो क्या है, तो मैं तो पहाड़ की भी पूजा कर लेता कि भगवान मुझे जल्दी मिल जाए। अब लोग कह रहे हैं कि मैं तो पहाड़ की भी पूजा कर लूं यदि मुझे भगवान शीघ्र यानी कि जल्दी मिल जाए, मगर ऐसा नहीं होता। इसलिए पत्थर पूजने से अच्छा है घर की चक्की की पूजा करो, जिसमें पूरी दुनिया पिसकर खाती है। ओके, यानी कि जो घर की पूजा होती है उसकी पूजा करो, ताकि पूरे दुनिया यानी कि पूरा परिवार हमें आसानी से पिस जाए। यानी कि जो दुनिया है अच्छी, उसे यदि डूंगर को पूजने से, पत्थर की मूर्ति को इससे पूजने से अच्छा है कि मैं घर की जो चक्की, आटा पीसने की चक्की होती है उसको पूजूं, ताकि मेरा जो परिवार है वो अच्छे तरीके से गेहूं को पीस कर रोटी खा सके, ये उस कहना चाहता है। ओके, अब आगे आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 अंक वाले प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे भाई ये प्रश्न भी। पहला प्रश्न है कि छोटे बालक से किस तरह के सवाल किए गए। जो बालक था उससे छोटे था, लेकिन उस किस प्रकार से प्रश्न देखो, तो छोटे बालक से एक सभी सवाल उसकी योग्यता से बिल्कुल ऊपर किए गए, उनकी योग्यता बिल्कुल छोटी थी, लेकिन उससे ऊपर के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि वे रसों के नाम बताओ, धर्म के लक्षण बताओ, रसों के उदाहरण दो, 4 डिग्री के नीचे ठंड में पानी के अंदर मछलियां कैसे जिंदा रहती है, और चंद्र ग्रहण लगने का वैज्ञानिक अर्थ बताओ, इत्यादि प्रश्न पूछे गए। यह सभी प्रश्न उस छोटे बच्चे जो बिल्कुल मासूम है उसकी उम्र और योग्यता के हिसाब से बिल्कुल कठिन थे। या यदि आप यदि कोई तीसरी का बालक है उससे पूछ लिया जाए कि क्या है कि जो रस है उसके नाम बताओ, कितने होते, कितने, कैसे बता पाएगा, धर्म के लक्षण बताओ, नहीं बता पाएगा, रसों के उदाहरण बताओ, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया कैसे बताएगा। तो इसलिए उसकी योग्यता से बहुत ही कठिन है प्रश्न थे साथी, योग्यता के अनुसार। क्लियर हुआ। अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे साथियों की, मैं जीवन पर्यंत लोक सेवा करूंगा, मैं जीवन पर्यंत लोक सेवा करूंगा, ऐसा उस मासूम बालक ने क्यों कहा है। तो बालक के पिताजी ने छोटे बच्चे को इस प्रकार सभी सवाल के जवाब रटा रखे थे, जो उसके जो बच्चा था उसके जो पिताजी थे उसको ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न हुआ करते थे उन सभी के उत्तर रटवा रखे थे, कि पिता ने सोचा इस प्रकार का संवाद सीख लेने से बच्चे की योग्यता पर सर्वश्रेष्ठ का नाम लग जाएगा। पिताजी के बच्चा सॉरी सॉरी जो उस बच्चा था उसके पिताजी ने सोचा कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं यदि उन सभी के उत्तर में इस बच्चे को रटवा दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। ओके, तो मेरा वावा हो जाएगा, मुझे शाबाशी मिलेगी इस प्रकार। मगर लेखक कहते हैं कि इस प्रकार बालक को सवाल रटाना उसके बालपन, उसकी मासूमियत को खत्म कर रहा है। यानी कि यदि आपके बच्चे, यदि मेरा कोई बच्चा हो, यदि मैं इस प्रकार से प्रश्न रटवा दूं, उत्तर रटवा दूं, तो उसकी जो मासूमियत है वो खत्म हो जाएगी, वो हमेशा प्रश्नों को रटते चला जाएगा, समझना वो कभी ऐसे प्रश्नों को समझेगा ही नहीं। इसलिए बच्चों को हमेशा कभी भी प्रश्न रटवाना नहीं चाहिए, हमेशा समझा समझा कर उसको याद करवाना चाहिए। यदि गणित है तो उसको रटवाना नहीं चाहिए, गणित में हमेशा समझने की जरूरत रहती है मेरे भाइयों। ओके, लेकिन उसका पिता अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि समाज में उसकी इज्जत के लिए बच्चे को बचपन समाप्त किया जा रहा है। अपनी जो पिताजी है जो उसकी इज्जत है, यदि वो इज्जत कमाने के लिए उस बच्चे को प्रश्नों के उत्तर रटवा रहा है, और उसकी जो बच्चा के बाल मन है वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप भी ऐसा
न करें। क्लियर। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी के आधार पर आज के भारतीय समाज के विवेचना का वर्णन करना है, कि विवेचना यानी कि उस पर विचार करना है। तो भारतीय समाज में वैदिक काल से यानी कि पुराने समय से ही जीवों की मान्यता और कुरीतियों का दबदबा रहा है। धर्म की आड़ में ढेर सारे ऐसे धारणाओं ने समाज को जकड़ लिया था जो समाज और मानवता को नष्ट कर रहे हैं। धर्म की आड़ में ऐसे बहुत सारे धर्म होया करते थे, जिसके कारण जो समाज में नारी हो गई, बच्चे हो गए, पुरुष हो गए, ये सभी किस्में जो धर्म के अंदर अकड़ जकड़ लिया गया था धर्म उसको, और समाज में मानवता खत्म होती जा रही थी। ओके, इस प्रकार से समाज में लोग प्रतिष्ठा के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखाने, भेदभाव, छुआछूत जैसे भावनाओं से ग्रसित हो चुके थे लोग हैं। इन जैसे हिंदू हो गए, ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए, इस प्रकार से जो जाति, बड़ी बड़ी जाति के लोग हैं, वो जो बेरवा समाज हो गई, इधर गडरिया समाज, इसमें छोटी जातियों से छुआछूत भेदभाव करने लगे, उनको नीचा दिखाने लग गए, ऐसी भावनाओं से ग्रसित यानी ऐसी ऐसे धर्मों में जकड़ गए थे। मगर अब आज के समय में धीरे धीरे शिक्षा ने समाज के लोगों के मन से भेदभाव, अंधविश्वास जैसी चीजों को खत्म करने का काम किया है। तो ये भेदभाव होता है गाँव के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है साथियों। लेकिन अब शिक्षा क्षेत्र के अंदर इन चीजों का अंधविश्वास है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन गाँवों के अंदर ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि गाँवों के अंदर बहुत सारे भेदभाव और वैदिक काल की जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएगी साथियों। क्लियर। अब आगे देखेंगे, जैसे स्कूल में कभी कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो अध्यापक गण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जो अभी भी छुआछूत में लगे हुए हैं, वो छुआछूत करते रहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने घड़ी साजों के संदर्भ में क्या बात, घड़ी के बारे में क्या बात कही है। तो लेखक का कहना है, का तात्पर्य है, जो व्यक्ति घड़ी बनाने के बारे में जानता है वही उसे बड़ी आसानी के साथ खोलकर वापस जोड़ सकता है। घड़ी बनाने का जो काम करता है, घड़ी बेचने का जो काम करता है, वही उस घड़ी के पुर्जे पुर्जे को खोल सकता है और पुनः उस पुर्जे को वापस वो जोड़ सकता है। ऐसे लोग ही घड़ी साज कहलाते हैं। घड़ी साज किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो घड़ी के ज्ञाता हो, घड़ी को पुर्जे को खोल सकते हैं, घड़ी को बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, उसी घड़ी को वह पुर्जे को खोल कर उसे वापस जोड़ देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? घड़ी सोज कहलाते हैं। घड़ी लेखक घड़ी साज की बात करके धर्म से जुड़े रहस्य को बाहर लाना चाहता है। घड़ी की बात करके वह धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता है। उसका कहना है कि हम धर्म से जुड़े छोटे बड़े पहलुओं पर गौर करें तो हो सकता है कि हम धर्म गुरु को न बने, मगर उसके बारे में जटिलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जटिलता से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और हम धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। हमें एक घड़ी साज की तरह ही घड़ी के संबंध में जानकारी जुटानी चाहिए। जिस प्रकार से घड़ी के पुर्जे को खोलकर उसे जोड़ दिया जाता है और उसका सबसे पहले ज्ञान लिया जाता है, उसी प्रकार से हम भी धर्म अपनाने से पहले उस धर्म की सारी हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर उस घड़ी को अपनाना चाहिए। ओके, उस घड़ी जो धर्म उसके बारे की उसके संबंध में सारी जानकारी में प्राप्ति रहनी चाहिए। बस ये बताना चाहता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है कि लेखक ने भारतीय समाज में लॉटरी के संबंध में क्या बात कही है। तो लेखक ने भारतीय समाज के वैदिक काल में लड़का विवाह करने के लिए लड़की के घर ठेले लेकर जाता था। क्या लेकर जाता? जो ठेला हुआ करता था वो लेकर जाया करता था। यह प्रथा हिंदू समाज में लॉटरी के समान थी, जिस प्रकार को लॉटरी लगती थी उसके समान थी। इन ठेलों में मिट्टी होती थी, वह भी अलग अलग जगह की क्या होती थी? मिट्टी, यानी कि गाँव की भाषा में कार बोलते हैं, वो होया करते थे। मिट्टी में केवल युवक को ही पता था कि मिट्टी किस स्थान से लाई गई है, जैसे खेत की हो गई, वेदी, मसान, चौरा तथा गौशाला की मिट्टियां होया करती थी। अलग अलग स्थानों की मिट्टियां उसके अंदर पाई जाती थी। मिट्टी के ठेले का अर्थ हुआ करता था, हर ठेले के साथ यह मान्यता धारणा जुड़ी हुई थी। यह प्रथा लॉटरी के समान होती थी। इस प्रथा में जिसने सही ठेला उठाया उसी लड़की से शादी होती थी। यदि उसके अंदर बोला जाए कि जो वेदी मिट्टी है उसको जो चुनेगा वही क्या होगा? इस लड़की से शादी करेगी। यदि लड़की ने मसान की मिट्टी चुन ली तो नहीं करेगी, और जो चौराई की मिट्टी है नहीं करेगी। यदि उसने वैदिक काल की मिट्टी चुन ली तो बिल्कुल विवाह करेगी। इस प्रकार की धारणा प्रथा थी। जिसने गलत ठेला उठाया उसके हाथ निराशा ही लगती थी। इसी कारण इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ा
गया है सब, क्योंकि जिसे लॉटरी मिल जाती है खुशी चाह जाती है। और जैसे जैसे किसी ने सही मिट्टी के ठेले को चुन ली तो उसकी लॉटरी लगती है, इस प्रकार से खुशी छाया जाया करते थे साथ में। लेकिन अब ऐसी प्रथाएं नहीं है। अब तो बस प्यार मोहब्बत है भाई। जिसको लव हो गया वो शादी करेगी, अन्यथा अरेंज मैरिज कर लेगी। बहुत सारे उपाय है भारत में, तो बहुत लड़कियों की कमी है भाई मेरे भाई। पता नहीं हमारी भी शादी में होगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो मेरे भाई। क्या कर लो, रीड कर लो अभी तो। अभी आपके पास ही बहुत टाइम है मेरे भाइयों। यदि रीड नहीं करोगे, एक बिजनेस खोल लेना। बिजनेस इंपॉर्टेंट रखता है भाई, बिजनेस। ये शॉर्ट परिभाषा नहीं है, शॉर्ट मीनिंग है, लेकिन ये नहीं है बीच नहीं सो। ओके, तो यदि आप क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना है, और चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा मनोविज्ञान कहता है कि सब्सक्राइब करने से टीच करने वाले शिक्षक का मनोविज्ञान सॉरी सॉरी मनोबल बढ़ता है। ओके, जय हिंद जय भारत।